हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बीडीआई ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो 2 टर्म्स में होने हैं। सबसे पहले दिसंबर में एंड उसके बाद मार्च में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड अपनी वीडियोस, अकाउंटेंसी वीडियोस में मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका हूँ जो सीबीएसई के टर्म 1 में आनी है। कुछ अभी बाकी है, तो अपने आगे आने वाली वीडियोस में हम उसे भी कवर करने वाले हैं। इन द मीन वाइल we are going for the business studies chapter 1, and after the overview and early revision of this chapter we will be providing you some important MCQs questions जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट्स को और इस टॉपिक को समझने में इजी हो सके। तो 16 मार्क्स का जो है एक ब्लूप्रिंट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें से आपका आएगा। आइए देख लेते हैं एक बार ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा बिजनेस स्टडीज़ में, चैप्टर्स और उनकी एलोकेशन ऑफ मार्क्स। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में से 16 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चंस MCQs कवर होने वाले हैं। तो मोटा मोटा हम मान के चल सकते हैं कि इसमें से 4 या 6 मार्क्स के जो MCQs हैं वो कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में से कंबाइंड 14 मार्क्स का जो है MCQs कवर होने वाला है। पार्ट बी में जो आपका बिजनेस फाइनेंस है उसमें से एक चैप्टर आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि 10 मार्क्स का है। एंड टोटल जो है वो आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। जो आपके 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं वो एलोकेट हो जाएंगे हाफ ईयरली, 10 मार्क्स इस टर्म में एंड 10 मार्क्स नेक्स्ट टर्म में। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। सो मैनेजमेंट अगर हम सिंपल सेंस में पढ़ें कि इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेफिनेशन डाली जा सकती है एंड MCQs में पूछा जा सकता है कि इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं या इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं। तो एक सिंपल सेंस में है, सपोज़ आप सभी स्कूल जा रहे होंगे या स्कूल गए होंगे अपनी 9th 10th या 11th में। तो आप जैसे देखते होंगे कि स्कूल जाने के लिए आपको कितनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। लाइक सुबह उठना होगा, सुबह उठ के आपको नहाना होगा, ड्रेसअप होना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है ताकि आप टाइमली अपने स्कूल टाइम से पहुंच सकें, जो कि आपका शेड्यूल टाइम है। सपोज़ किसी का 7 बजे का टाइम है तो वो उसके अकॉर्डिंगली 5 बजे उठेगा या 5:30 बजे उठेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो ड्रेसअप होगा, तैयार होगा, अपना नाश्ता करेगा, अपने घर से निकलेगा। सिमिलरली आपके पेरेंट्स जब ऑफिस जाते हैं तो उनको भी मैनेजमेंट देखना होता है टाइम का कि क्या किस तरह से वो जल्दी और टाइमली जो है वो पहुंच सकें ऑफिस। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन भी एक मैनेजमेंट के प्रोसेस से चलता है जिससे वो अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सके और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उस काम को वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर सके। तो मूविंग ऑन, प्रोसेस इज द डेफिनेशन means the primary function or activities that management performs to get things done. Now there are 5 functions of the management, 5 functions हैं जिसमें से कि हमारे इस टर्म में कवर होने वाले हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो वो 5 फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, देन स्टाफिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो एक एक करके इन फंक्शंस को भी हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे। बट सिंस टर्म 1 में हमारा सिर्फ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ही कवर होने वाला है तो अभी हम इसी पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव इफेक्टिव। किस तरह से काम जो है वो इफेक्टिव होता है। तो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। अगर आपने कोई काम इफ़ेक्टिवली कर लिया है या बिल्कुल पिन पॉइंट काम किया है, सपोज़ आपका कोई एग्ज़ाम है, जैसे अभी का आप एग्ज़ाम लगा लीजिए, उसके लिए आप प्रैक्टिस पेपर जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी अच्छी हो सके। तो
3 घंटे का पेपर होता था पहले, अभी 90 मिनट्स का पेपर है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्लानिंग करते हैं कि 90 मिनट्स में मुझे कैसे क्वेश्चन करने हैं। कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, एंड विद द कंप्लीशन ऑफ 90 मिनट्स आप वो पेपर पूरा कर लेते हैं और एक अच्छा स्कोर करते हैं अपने प्रैक्टिस मार्क्स में। तो ये देखना होता है कि आप उस टास्क को कैसे कर रहे हैं, कितने टाइम पे कर रहे हैं, और जो आपका डिज़ायर्ड गोल है उस काम से रिलेटेड वो आपको अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड आप बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मतलब अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ मेनली कंसर्न विद अचीविंग द गोल्स with the right task and completing all the activities, all the secondary activities related to that particular goal. So moving on, efficiency. Efficiency means कोई भी काम आप कर रहे हैं वो उसकी जो कॉस्ट कटिंग है उसमें कॉस्ट कटिंग कितनी हो रही है, कितने कम काम में या कितने कम पैसों में या कितने कम टाइम में हो रहा है। कोई भी काम है, कोई भी, जैसे हम एक्सेल में एक हमें फ़ाइल बनानी होती है या कुछ चीज़ें डिलीट करनी होती है, हम तो शॉर्टकट कमांड्स लगाते हैं। प्लस कुछ भी हमें कुछ सामान ख़रीदना है, हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि वो 40 डिब्बे जो हैं वो 100 रुपये के मिलेंगे, बट उसी सामान को हम 40 रुपये में ख़रीद लेते हैं। तो ये भी हमारा एक टास्क हो गया कि हमें कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है एंड अपना जो काम है वो इफ़ेक्टिव करके रखना है। सो there is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between the inputs and outputs. So एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज एक कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन ईयर। किसी कंपनी का 5000 यूनिट्स का टारगेट है एक ईयर में, एंड टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। पावर फेलियर की वजह से जो मैनेजर है उसको डबल शिफ्ट करना पड़ता है। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स। जो मैनेजर है वो 5000 यूनिट्स का जो टारगेट है वो तो पूरा कर लेता है, बट उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट मैनेजर इज़ इफेक्टिव बट ही इज़ नॉट सो एफिशिएंट सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स वर यूज्ड। जैसे आपका लेबर कॉस्ट ज़्यादा यूज़ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा हो गई। सपोज 5000 यूनिट्स के जो कॉस्ट है वो आपकी 50,000 है, बट आपका लेबर और इलेक्ट्रिसिटी मिला के अगर आपको 50,000 या 55,000 का कॉस्ट पड़ गया तो आपका प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए इस केस में बोला जाएगा कि मैनेजर ने ठीक है अपना काम जो है वो जो उसको काम अलॉटेड हुआ था, जो उसको टारगेट मिला था वो उसने पूरा कर लिया है, बट इन ऑर्डर टू बी कॉस्ट एफिशिएंट उसको जो है वो अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और मिनिमम से मिनिमम टाइम और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में वो काम को पूरा करना पड़ेगा, जिससे एफिशिएंसी भी देखी जा सके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि which of the following is not a characteristic of management or which of the following is the characteristics of management। तो ये आपका कवर हो सकता है MCQ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक मैनेजमेंट जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्पेसिफाइड गोल लेके चलता है। सपोज कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ये डिसाइड करती है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर मंथ में या इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इतना जो है वो रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चर करना है, या रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स है वो मैन्युफैक्चर करना है, और इतनी कम कॉस्ट पे करना है, इतने दिन लगेंगे और उसी हिसाब से मैं प्रोविजंस करके चलूँगा। तो एक स्पेसिफिक गोल होता है हर किसी इंडस्ट्री का। लाइक एसी कंपनी का अगर कोई स्पेसिफाइड गोल है तो उसका ये होगा कि कितने से ज़्यादा वो एसी जो है वो बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एसी वो डिलीवर या सेल कर सके गर्मियों के टाइम पे। सेम उसी तरीके से अगर कोई कोल्ड ड्रिंक शॉप्स है तो उसका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर कर सके कोल्ड ड्रिंक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा वो बाज़ार में बेच सके कोल्ड ड्रिंक्स को। नाउ मूविंग ऑन वी हैव परवेसिव इज़ द फीचर कि मैनेजमेंट जो है वो हर फील्ड में आपको रिक्वायरमेंट होगी। इट इज़ द एसेंस ऑफ इन दी एवरी फील्ड। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़े काम, चाहे छोटे से छोटी इंडस्ट्री, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल, जो भी इंडस्ट्री हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी ही होगी। बिना मैनेजमेंट के आपका गुजारा नहीं चलेगा, आपकी कंपनी का गुजारा नहीं चलेगा। सिंपल। नाउ द थर्ड वन इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि काफ़ी सारी तरह की जो
इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे तरीके की जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कुछ कवर होगा। और जो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशंस में जैसे कवर होता है, डिफरेंट टाइप की ऑपरेशंस होती हैं हर जगह, या डिफरेंट टाइप का वर्क होता है हर जगह, तो उस तरह से हर जगह मैनेजमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। हॉस्पिटल में जिस तरह का काम होता है, लाइक वहाँ टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं पेशेंट्स के, या पेशेंट्स आ रहे हैं और रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, तो उस टाइप का मैनेजमेंट चाहिए होगा। सिमिलरली अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ रॉ मटेरियल कब आ रहा है, रॉ मटेरियल कब जा रहा है, बिलिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, तो ये सब मैनेजमेंट ज़रूरी है। और यही मल्टी डायमेंशनल जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स बनाता है मैनेजमेंट का। नाउ द फोर्थ वन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 5 फंक्शंस हैं। आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद आपको उस चीज़ को कन्वर्ट करना होगा इनटू एक्शंस, देन आपको वो चीज़ें डायरेक्ट करनी होंगी। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एंड ये जो सभी फंक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड होते हैं, इवन दो दे आर सेपरेट फंक्शंस। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी कैसे हुई? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से डाइवर्स आइडियाज़ होते हैं, बहुत सी डाइवर्स नीड्स होती हैं। तो और हर किसी इंडिविजुअल का जो है वो एक अलग अलग पर्पस होता है, एक अलग अलग गोल होता है। तो जो मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंस देता है टीम वर्क में एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन ए कॉमन डायरेक्शन। तो किस तरह से आप सभी इंडिविजुअल्स के डाइवर्स माइंड्स को, या डाइवर्स थिंकिंग को, या डाइवर्स सोच को एकत्रित करके या कंबाइन करके किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो characteristics of management, one of the most important characteristics of management is group activity, and it promotes good group activity. Dynamic function आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को अपने आप को अपडेट, ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द मार्केट। लाइक कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल फैक्टर से भी अपने आप को जो है वो अडेप्ट करना पड़ता है। एंड जैसे वेरियस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, तो ताकि वो इस जो मार्केट में वो सरवाइव कर सके। लाइक दो फैन की कंपनी है, लाइक खैतान हो गई एंड बजाज हो गई, आपस में कंपटीशन काफ़ी है। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे हैव टू अडॉप्ट इन द कॉन्स्टेंट चेंजिंग मार्केट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, और जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या सोशल फैक्टर्स हैं चेंजेस में, उनको भी कंसिडर करना पड़ता है in order to survive in the market. Now the next one is management is an intangible force. So मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स की तरह होता है, इंटेंजिबल जो कि हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट जो उसकी प्रेजेंस है, मैनेजमेंट की जो प्रेजेंस है, हम वो फील कर सकते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने के लिए जो आपका सफ़र होता है सुबह से उठ के, देन उसके बाद नहा धो के, ब्रेकफास्ट करके, घर से निकल के, गाड़ी में जाके, या जैसे भी आप जाते हैं, वट एवर मोड ऑफ कम्यूट यू टेक इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल। तो ये वाली चीज़ मतलब ये हमारा एक मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट आपको दिखेगा नहीं, बट यू कैन फील इट कि हाँ जी मुझे ऐसा करना है, तभी जो है वो जो भी मैं टास्क कर रहा हूँ उस टास्क को और उस गोल को मैं अचीव कर पाऊँगा। आप चाहते हैं कि आप 12th में अच्छे मार्क्स लाएं, तो उसके लिए आपने एक मैनेजमेंट के हिसाब से ही एक शेड्यूल बना रखा होगा, अपना टाइम शेड्यूल, कि
टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, अब मेरी इतनी तैयारी इस सब्जेक्ट की हो चुकी है, इस टॉपिक में जो है मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से कर लेता हूँ. सो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आप जो है वो मैनेजमेंट को अपनी एक लाइफ का पार्ट बना लेते हैं. तो आप उसको फील कर सकते हैं इवन दो आप उसे देख नहीं सकते. तो जो 7th पॉइंट है वो इंटेंजिबल फोर्स हो गया. तो ये सातों के सातों पॉइंट आप अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 ऑप्शन दे दिए, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव. तो आप ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक कर देंगे. कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आपको सारे इन सातों में से कोई भी 3 दे दिए होंगे और एक ऐसा दे दिया होगा जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा. तो उस केस में आप जो है वो अच्छे से इन पॉइंट्स को जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी ना हो. नाउ मूविंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है सर्वाइवल करना आज की मार्केट कंडीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही चैलेंजिंग भी है. जैसा कि मैंने बताया, 2 टाइप की फैन कंपनीज है, खैतान और बजाज. अब बजाज जो है जो अपनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रही है मार्केट में और अच्छा सा कुछ एक अलग ही टाइप का कुछ फ़ैन ला रही है जिसकी कूलिंग बहुत ही अच्छी होगी, या जो सेंसर पे चल जाएगा, जिसको आप ईज़िली जो है वो जो पोर्टेबल टाइप का होगा, जो ईज़िली आप होम घर पे लगा सकते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं गिरेगा. तो जो खैतान है उसको भी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, उसको भी सिमिलरली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल का. देन द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आपकी एक गुडविल बनेगी मार्केट में, एक रेपुटेशन बनेगी. आप अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो खर्चा, जो उनकी सैलरी है वो पे कर सकते होंगे, एंड अपने जो बिज़नेस को वो आगे बढ़ा सकते होंगे, एक्सपैंड कर सकते होंगे. तो प्रॉफिट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वाइल ऑफ मैनेजमेंट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रोथ. आपकी जो ग्रोथ होगी वो इन दोनों पे ही डिपेंड करेगी, सर्वाइवल पे और प्रॉफिट पे. आप कितना सर्वाइव कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कितना सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में, या कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो उसी के हिसाब से आप जो है वो अपनी एक्सपेंशन जो है, अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ा सकते हैं. लाइक इस साल जो आपकी सेल्स है वो आपकी सेल हुई अगर 100 रुपये, तो अगले साल आपकी सेल अगर 300 रुपये होती है तो आपने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है. बट अगर सिमिलरली आपकी सेल अगर हो रही है 1 लाख रुपये पूरे साल की, और इतने अगले साल में आप सिर्फ कमा पा रहे हैं 80,000 या 90,000, तो ये आपकी ग्रोथ नहीं हुई. तो ग्रोथ जो कि डिपेंड करता है वो आपकी सर्वाइवल और प्रॉफिट पे ही मेनली डिपेंड करता है. एंड आपकी जो कांस्टेंट चेंजिंग टेक्निक्स होती हैं या टेक्नोलॉजी होती है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कुछ मैनेजमेंट के, लाइक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, कि रिसाइकिल करके, किसी भी कूड़े को रिसाइकिल करके आपने कुछ बनाया, या कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है उससे आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जिससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हुआ या कुछ पॉल्यूशन वगैरह नहीं हुआ है. सेकेंड थिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप देते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को, एंड प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल एंड हेल्थ या स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. नाउ द थर्ड वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है. फाइनेंशियल नीड्स, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं, उस काम के आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो आप उतना ही मोटिवेट होकर और अच्छे से काम करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन के डेली ऑपरेशंस में. सेकंड वन, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है अच्छे से, एंड उस रिकॉग्निशन से जो है वो आपका मोटिवेशन बढ़ रहा है और आपको आगे अपने करियर में जो है वो अच्छे जंप्स मिल रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है आपकी पर्सनैलिटी की उस रिकॉग्निशन से. तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये डिटेल में मैंने आपको समझा दिए हैं
पूछा जा सकता है कि व्हाट आर नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन दिया जा सकता है, या पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो कि मैंने पॉइंट्स कवर करे हुए हैं, एंड आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको MCQs अटैम्प्ट करने में। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस तो जो है वो यही है कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो भी आपके एक एज अ टीम जो गोल हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर आपके काम में और आपके काम में जो मैनेजमेंट हो और एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हो। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को भी। सपोज़ आप एक सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो है आपको एफिशिएंट बनाता है और आपका जो काम है वो इजीली जो है वो विद इन ज़्यादा मुश्किलों के या ज़्यादा डिफ़िकल्टी के वो जो है हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है। तो अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप एक काम को कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई जो भी आपको ड्यूटी असाइन हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो है वो एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है। नाउ द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक फंक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रही होती है जो कि रैपिडली चेंज होता रहता है आए दिन। आजकल की मार्केट कंडीशन ऐसे है कि चेंज होता रहेगा और बहुत सी मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट कंडीशंस में। तो अगर कोई इंडिविजुअल या अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर एडेप्टिव इन नेचर उस चेंजेस को लेके, देन जो आपके जो गोल्स हैं वो इजीली जो है वो अकम्प्लिश हो सकते हैं। तो जो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है आपको टू maintain the dynamic to create a dynamic function amongst the employees, and it helps in maintaining the competitive edge। आपको एक मार्केट में जो है वो competitive edge जो है वो मिल जाती है। Now moving on, helps in achieving personal objectives। ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट आई वुड से कि एक एम्प्लॉय जो पूरी सिस्टमेटिक ढंग से सारा काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती जा रही है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो उससे क्या होता है, जो भी आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही होती है, आपके फाइनेंशियल नीड्स जो है पूरे होते हैं, अच्छी रिकॉग्निशन आपको आगे जाके मिलती है, जिससे आपको आगे अपने करियर को सस्टेन करने में बहुत फ़ायदा होता है। एंड जो है आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। नाउ मूविंग ऑन, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे जो हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो और हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में उसके ये सब भी कवर होते हैं कि वो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट कर रहा है, या कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, and it helps in the development and growth of the society. Now moving on, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एज एन आर्ट है, या मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, एज ए साइंस है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में जो है वो हम क्या क्या कवर कर सकते हैं जिस वजह से हमें लगता है कि हाँ मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से एक आर्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो एक सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो भी आपके एक्सपर्ट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपर्ट लेवल पे लोग हैं, जैसे CEO, CFO, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उनकी काफ़ी टाइम की प्रैक्टिसेस हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं रिलेटेड टू मार्केट कंडीशंस एंड फ्लक्चुएशंस इन मार्केट, या कोई सी भी सिचुएशंस जो है वो मार्केट की उन्होंने देखी हैं। तो उन मार्केट कंडीशन से या उनकी जो थ्योरेटिकल एक्सपर्टीज़ होती है या एक्सपीरियंस होता है, तो
उससे जो है वो मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही फ़ायदा होता है। एंड एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्ट है वो एक, आई वुड से आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, कि किस तरह से एक बिज़नेस जो है वो आपको फ़ायदा देगा या कहाँ कहाँ जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, किस किस फैक्टर को कंसिडर करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसकी होनी चाहिए सबसे पहले तो, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका बिज़नेस जो है वो आगे सस्टेन करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जो आप, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट तरह का माइंडसेट होता है, डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए, डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ होते हैं। तो जो पर्सनलाइज्ड द यूज़ ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेराइज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये कह सकते हैं हम लोग। एंड आई वुड से कि इससे जो है वो डाइवर्स माइंड से अलग अलग हमें जो है वो आइडियाज़ मिलते हैं, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से चला सकें, या उसी को एक कंपाइल करके हम और भी अच्छा आइडिया बना के और उस टास्क को और भी अच्छे तरीके से कर सके, जिससे हमारे जो आगे के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो सके। नाउ द थर्ड वन इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस होता है एक्सपर्ट्स का, काफ़ी टाइम से वो इस फील्ड में होते हैं, उनको पूरी मार्केट कंडीशंस के बारे में पता होता है, उन्हें पता होता है कि कितनी क्या क्या फैक्टर्स रह सकते हैं जिससे मार्केट जो है वो इम्पैक्ट करेगा आगे। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और जो आर्ट है वो क्रिएटिविटी का नाम है। तो मैनेजमेंट से अगर हमने मैनेजमेंट सीख लिया है या हमें थिंग्स मैनेज करने आ गए, तो एक हम क्रिएटिविटी के तौर पे भी उसे देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज होनी चाहिए आपको बिजनेस की, एंड उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं उसकी आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट वी कैन से इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में। तो जैसा कि साइंस में हमने पढ़ा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर इनिशियली डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, देन देयर आफ्टर दे आर टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन, तो मैनेजमेंट भी इसी तरह से एक ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं उस टेस्ट को इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और मैनेजमेंट जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, न्यूटन के आप लॉस पढ़ते होंगे, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं हर जगह, जो कि जिनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये कह सकता हूँ मैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आप कवर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको। थ्योरेटिकल है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कवर हो सकते हैं एमसीक्यूज़ में डेफिनेटली कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसे कंसिडर करते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस होता है। तो ये पॉइंट्स आप कवर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं काफ़ी अच्छी जो डिग्री है वो अच्छी डिग्री है, अच्छी नॉलेज लेके जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने होते हैं, टॉप लेवल पे जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे डिग्री लेके या अच्छा एक्सपीरियंस लेके आप कह सकते हो कि उस पोजीशन पे वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। देन द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है इन फॉर्म की, काफ़ी एक टफ कंपटीशन होता है, एंड जो भी आप कह सकते हो लाइक सीए के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं,
काफ़ी टफ होते हैं, इतना इजी नहीं होता क्लियर करना, और जो क्लियर करता है वो काफ़ी एक अच्छी नॉलेज या अच्छे बैकग्राउंड या अच्छे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लर्न करके ही क्लियर कर पाता है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है कि हाँ जी, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी इस टास्क को कंप्लीट करने में, और ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में आपका ये सब कवर हो जाएगा। देन द प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन आप कह सकते हो कि हर जो प्रोफेशनल पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर एफिलिएटेड टू सब प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि एक रेगुलेशन विच रेगुलेट्स एंट्री एंड ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड फॉर्मुलेट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है उनका। एंड जैसे कि एग्जांपल हम लेके चलें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उससे जो है लॉयर जो है वो उनको उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो रेगुलेट होते हैं, या आईसीआई से आपके कोड ऑफ जो सीए के हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स जो है वो रेगुलेट होते हैं। तो ये सब जो है वो आपका कवर हो जाता है। एथिकल कोड में वही आ गया आपका जो मैंने अभी ऊपर बताया कि ऑल द प्रोफेशनल्स आर बाउंड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट which guides the behavior of its members. Now, the fifth point is service motive. So, the basic motive of profession is to serve their client's interest and by way of rendering dedicated and committed service. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में, पाँचों के पाँचों। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 तरह के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें जो आपके कवर हो जाएंगे वो कवर हो जाएंगे चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओ। ये सब डेजिग्नेशन के लोग जो हैं, रैंक के डेजिग्नेशन और रैंक कह सकते हो आप, कवर हो जाएंगे इसमें। तो आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है केस स्टडी के फॉर्म में, एक्स चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, एंड वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है वो कैटेगराइज किया जाएगा। तो टॉप मैनेजमेंट में जो है वो कैटेगराइज किया जाएगा। अब उसके कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कंपनी में डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो इन सभी से आइडियाज़ लेके उसको कंसोलिडेट करना और उसको एक एक्शन फॉर्म में लाना या डायरेक्शन फॉर्म में लाके बताना कि किस तरह से आप जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये एक मेन टास्क होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। पॉलिसीज़ जो है वो बेसिकली तैयार करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं वो ये डिसाइड करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड उस पॉलिसी का आगे मार्केट में बहुत फ़ायदा होता है कंपनी को। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जो है वो एनालाइज करते हैं। सपोज़ कोई भी कंपनी है जिसको जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो देखती है कि सीज़न क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड अभी कंज्यूमर की ज़्यादा है या कस्टमर क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो है वो अपने जो है वो गोल्स सेट करती है एंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटजीज़ एंड देयर एनालिटिकल एबिलिटी वो ये देखते हैं कि अपनी सर्वाइवल का, अपनी जो फर्म का सर्वाइवल वो कैसे होगा। नाउ they formulate overall organization goals and strategies for their achievement, and they are responsible for all the activities of the business and for its impact on societies. तो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग पर्सन होते हैं एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ही कवर करते हैं, वही मतलब इनिशिएट करते हैं कि ये पॉलिसीज रहेंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज़ मिडिल मैनेजमेंट,
जिसमें कवर होते हैं आपके डिवीज़न हेड्स, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर हो गया या जनरल मैनेजर हो गए या ब्रांच मैनेजर्स हो गए। तो वो क्या करते हैं, दे इंटरप्रिटेट दी, या फिर कह सकते हो जो इम्प्लीमेंट करनी होती है पॉलिसीज़ जो कि फ्रेम करी होती है टॉप मैनेजमेंट वालों ने, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो एक उसको एक पिक्चर देते हैं, पिक्चर इन द सेंस कि एक प्रैक्टिकल तौर पे जो है वो उसे फॉलो करते हैं। एंड एक ये इंश्योरिटी उनके पार्ट पे होती है कि जो डिपार्टमेंट है उसके पास एक नेसेसरी सुपरवाइज़र हो या नेसेसरी पर्सन हो, या आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट एक जस्टिफाइड पर्सन हो, जो कि जिसके पास सभी वो क्वालिफिकेशन से एक्सपर्टीज़ हो, जिससे वो इन टास्क को अकम्प्लिश करने में, इन टास्क को कंप्लीट करने में आपकी मदद कर सके। एंड दे असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम, एंड दे मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी बिजनेस के गोल्स होते हैं, वो मोटिवेट उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो है वो मोटिवेट करते हैं। एंड कोऑपरेटिव नेचर होता है उनका, एंड दे हैव टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। लाइक कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके डिपार्टमेंट में अगर सेल्स हो रही है तो फाइनेंस से कोऑर्डिनेट करेगा कि हाँ जी मेरी इतने की सेल्स हो रही है, इतने का माल जा रहा है, या इतने का माल वापस आ रहा है, इतने का माल मैं परचेज़ करने वाला हूँ। तो इस तरह से वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। जो इनवॉइस टीम है उनसे वो डिसाइड करते हैं कि बिल्स वगैरह ऐसे बनेंगे, या बिल्स में इतने टाइप की क्वांटिटी है। तो नेसेसरी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है अदर डिपार्टमेंट से, जिससे कि आपका जो काम है वो चलता रहे, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो चलता रहे। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव दी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जिसमें हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। एंड इनका बेसिक फंक्शन होता है इनकी अपने से रिलेटेड जो भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं इनके नीचे, उनका जो है वो काम जो है वो सुपरवाइज कर सके। एंड देयर एक्शन, देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू only to the according to the plans drawn by the top, or you can say the middle level management. Supervisory management plays a very important role in the organization, since they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers. तो एक important link होता है between middle management and जो आपके employees होते हैं, जो actual workforce होते हैं, उनके बीच का सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। एंड दे यूज टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द एक्चुअल वर्कर्स, जिनके बेसिस पे वो काम होता है। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। उनके एफर्ट्स से जो है वो आउटपुट मेंटेन होता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स नहीं होता है, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। नोट फिफ्थ पॉइंट इज द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन दी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको थ्योरी में इसे पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप इस सबको ग्रास्प कर सकें। एंड कुछ भी बीच में से भी, इनके बीच में से भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसे कवर कर सकते हैं अपने MCQs वाले में। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो अगर वर्बैटिम में इसको पढ़ ले तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, and it is sometimes considered a separate function of the management. तो हर काम के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस एंड एडमिन। तो एडमिन डिपार्टमेंट को देखना होता है कि किस तरह की जो है, किस तरह से जो है वो हम व्हीकल अरेंज करेंगे, ताकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको ये दिक्कत ना हो माल पहुंचाने में, जहाँ भी पहुंचाना है उनको, या माल रिसीव करने में, जहाँ भी उनको माल लेना है, अपने गोडाउन में लेना है, अपने ब्रांच ऑफिस में लेना है, अपने मेन ऑफिस में लेना है, जिस तरह से भी। तो इस तरह से वो प्रोडक्शन ऑफिसर्स के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे। सिमिलरली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, या एडमिन डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करेगा
रिगार्डिंग कॉस्ट की, कितनी कॉस्ट लगी, कितनी कॉस्ट जो है वो हमें कितनी जो इनकम है वो रिसीव हुई इन रॉ मटेरियल से। तो ये सब एक कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट डिफरेंट फोर्सेस वो बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है कहीं भी किसी भी टास्क में। एक टीम अगर आपकी परफॉर्म है, अगर आपकी टीम बनी हुई है, सपोज़ आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दो बैट्समैन खेलते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो बहुत अच्छी होती है। एंड सिमिलरली फील्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो अच्छी फील्डिंग होती है। तो टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो सभी अपना जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, या क्रिकेट का जैसे मैं एग्जांपल देता कि जो टीम का ऑब्जेक्टिव है कि जीतना, तो वो जो है वो अकम्प्लिश हो जाता है। सो देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को जो है वो मोटिवेट करता है, या ग्रुप एफर्ट्स में जो है वो इम्पोर्टेंस की वो इम्पोर्टेंस रखता है, ये कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। हर काम में यूनिटी होगी तो आपका काम अच्छे से हो पाएगा और आपस में आपका तालमेल रहेगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एक स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता है। सपोज इस टास्क के लिए आपने कोऑर्डिनेशन करा, ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट टास्क में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल ज़रूरत होगी। हर एक टास्क के लिए आपको, हर एक गोल को अचीव करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़रूरी ही पड़ेगी। नाउ मूविंग ऑन, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो जैसे कि मैनेजमेंट की एक फीचर में हमने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि परवेसिव फंक्शन है, वैसे उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव है। हर इंडस्ट्री हो, चाहे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, कुछ भी हो, कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, कि जिससे हमारा जो टास्क है या जो भी हमें स्पेसिफाइड गोल मीट करना है इन द फ्यूचर वो अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी तरीके के डिफरेंट हेड्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो उनके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपस में एक ये सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके ऑन मैनेजर लेवल एज वेल, ऑन सुपरवाइजरी लेवल एज वेल, और जो आपकी एक्चुअल वर्क फोर्स है उनमें भी आपस में तालमेल रहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। तो दैट्स इट गाइस, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं। बाकी जो भी थ्योरी है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बीच में से कहीं से भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स को इस वीडियो का लाभ हो सके जो अब सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, दिसंबर मंथ में जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या अकाउंटेंसी की वीडियो से रिलेटेड, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने वाला हूँ, आप अपनी क्वेरीज जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जिससे उन लोगों का फ़ायदा हो सके जो कि अभी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। थैंक यू।